इंस्टॉलेशन पीरियड में आपने ब्याज कितना दे दिया? 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? बताओ। ब्याज पे करने की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट टू कैश। इंटरेस्ट टू कैश। ठीक है जी, यही होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एक इंटरेस्ट टू कैश मैंने सीधा इसी में लिख दिया, रादर इट शुड हैव बीन रिटन लाइक दिस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये जो इंटरेस्ट है ये फाइनली जो है जब मेरे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे तो उसमें कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, पी एक तो एंड एल। बोले तुसी पी एंड एल अकाउंट, और कोई दूसरा काउंटर ओपिनियन? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, दिस इज वन। एनी अदर ओपिनियन? फिर एक बैलेंस शीट ਵਿੱਚ प्लांट ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ मतलब फिर प्लांट पी एंड एल अकाउंट वाला खत कट दवा ਤੁਹਾਡਾ मतलब है? नो फिर दो एंट्रीज कैसे हो सकती है कि प्लांट एंड मशीनरी में भी जाएगा और पी एंड एल में भी जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक आपका एसेट जो है वो ऑपरेशंस में यूज नहीं होगा तब तक वो पी एंड एल जनरेट नहीं कर रहा है, आपका प्रॉफिट रिड्यूस नहीं कर रहा है। ये पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट वाली एंट्री जो है ये गलत है, ये नहीं होएगी। जो आपकी एंट्री होएगी वो बेसिकली होएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जो है वो मशीनरी की ही कॉस्ट में जुड़ जाएगा। इसको हम कहते हैं कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट। ये कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कब तक हो रहा है? जब तक आपकी प्लांट एंड मशीनरी कमीशन नहीं हुई है, जब तक उसकी वहां से प्रोडक्शन शुरू नहीं करी है हमने। जब एक बार प्रोडक्शन शुरू कर दी मींस कमर्शियल प्रोडक्शन, जब हम कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो ये मशीन अकाउंट डेबिट की एंट्री जो है ये मशीन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ना होके देन इट विल बी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये जो 2 महीने का ब्याज है ये उसकी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर। यस सर। जब तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होती, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होती तो एंट्री उस इंटरेस्ट की यहां पर, और जहां पर जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई ये वाली एंट्री जो अगले पी एंड एल मतलब अगले इंटरेस्ट की एंट्री वो पी एंड एल अकाउंट में। अब यहां पर ये चीज जब हमने कर दी तो यहां पर यही बात वो जो है हमें अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल in connection with acquisition of an asset that needs basically to be added to the value of the asset as per explanation 8। जो इंटरेस्ट पे किया है और वो इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज हुआ है, जो अगर इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज कर दिया है तो एसेट की वैल्यू में जोड़ दो। एसेट के वैल्यू में जोड़ के अब आप जो डेप्रिसिएशन लोगे वो इस इंटरेस्ट समेत लोगे। अब डेप्रिसिएशन इस एसेट पे 1 लाख रुपए की ना मिलके हमें 1,02,000 रुपए की मिलेगी, जो 2,000 रुपए का ब्याज हमने जमा कराया है बैंक को, और उस टाइम हमने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं करी थी तो वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये 8th पॉइंट क्लियर है? क्लियर सर। अब 9वां पॉइंट हमारा आ जाता है अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज और एन एडिशनल ड्यूटी लेविएबल शैल बी रिड्यूस्ड इफ क्रेडिट इज क्लेम्ड। आपकी जब मशीनरी आप खरीदते हो तो मशीनरी जो है वो कैसे आती है? आपकी जो है मशीनरी किस टाइप्स में आती है? आप एक तो मशीनरी की बेसिक कॉस्ट होती है, बेसिक कॉस्ट एक मतलब आपको कहा जाता है कि ये यार मशीनरी ले लो, ये आपकी मशीनरी जो है या आज की डेट में हम सीधी सीधी बात करते हैं, मशीनरी का मतलब हुआ आपने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, इसमें साथ में जो है आपको देना पड़ेगा सीजीएसटी,
और साथ में देना पड़ेगा SGST। दोनों का जो रेट है CGST का और SGST का वो 9% है। 9% का CGST है, 9% का SGST है। तो ये टोटल अमाउंट जो हो गया वो हो गया 18,000 रुपए। आपने मशीनरी खरीद ली टोटल 1,18,000 रुपए की। अब आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें आप कितने अमाउंट को डेबिट करोगे मशीनरी का? 1,18,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,18,000, क्रेडिट में 1,18,000 रुपए जो हमने पे कर दिया या जो हमने डेटर बना लिया है वो चीज होएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट मींस ऐसा ही करेंगे, या मशीनरी अकाउंट मतलब डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट्स कीप इट सिंपल, हम अकाउंट्स नहीं समझ रहे हैं, हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको एंट्री जो करी वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसे कर दिया। हमने कैश खरीद ली मशीनरी, तो यही करेंगे एंट्री हम या कुछ और करेंगे यस बच्चे? सर। कोई काउंटर यार ओपिनियन? सर सर इंटरेस्ट ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। इंटरेस्ट भूल जाओ, इंटरेस्ट खत्म करता क्वेश्चन विचों आना आपा। इंटरेस्ट नहीं हैगा क्वेश्चन विच, CGST ਤੇ SGST ਹੈਗਾ। सर इनपुट CGST जीएसटी को SGST हाँ ਕੀ जी सर ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈ? ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ इनपुट डेबिट पर जीएसटी करांगे? सर दोबारा बोलो, एंट्री दोबारा बोलो। मशीन सर अकाउंट मशीनरी डेबिट CGST मशीनरी अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट, हाँ SGST सर ਡੈਬਿਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨ FG ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। CGST SGST ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ GST ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, GST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈबिट। सर मशीनरी 1 लाख ते GST 18,000 टू बैंक 1,18,000। ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। अगर तुसी मतलब डेबिट कदों नहीं करोगे? इफ यू आर टेकिंग, नाउ द सेकंड कंडीशन इज इफ यू आर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर तुसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, in that case you will not actually debit the GST amount into machinery account। आप मशीनरी के अकाउंट में उस GST को डेबिट नहीं डालोगे क्योंकि आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो। ये आपको पता है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह क्या है? मैं इजीली इसको प्रिज्यूम करके आगे बढ़ू ना। यस सर। यस सर। तो मतलब हम अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो हम GST वाला अमाउंट जो है वो मशीनरी में डेबिट नहीं करेंगे। अब यहां पर जो वो भाषा बोल रहा था वो GST की ना बोल के वो एक्साइज ड्यूटी की बोल रहा था। इट वाज टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज और एडिशनल ड्यूटी लेविएबल शैल बी रिड्यूस्ड इफ द क्रेडिट इज क्लेम्ड। वो यही कह रहा है कि अगर आपने इसका जो है टैक्स क्रेडिट लिया है, ये जो टैक्स क्रेडिट है जैसे GST का मिलता है वैसे ही एक्साइज ड्यूटी का भी टैक्स क्रेडिट मिलता है। एक्साइज ड्यूटी का टैक्स क्रेडिट लिया, एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी। एडिशनल ड्यूटी जो होती है जब आप गुड्स जो है वो इंपोर्ट करते हो तो एडिशनल ड्यूटी लग जाती है आपके ऊपर, बिसाइड्स कस्टम ड्यूटी। एक कस्टम्स ड्यूटी होती है और फिर एक एडिशनल ड्यूटी होती है। और एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो अगर आपका प्रोडक्ट GST में नहीं आता है, एक्साइज में आता है, तो उस केस में एक्साइज ड्यूटी लगती है। अगर आप इन दोनों अमाउंट्स का अलग अलग हैं तो भी अलग अलग ही होते हैं, इकट्ठे नहीं लगते हैं। यहाँ प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लग रही होगी या एडिशनल ड्यूटी लग रही होगी। अगर आप इसका जो है वो क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो आप फिर उसका जो है आप उसको जो है वो एसेट में कैपिटलाइज नहीं करोगे, उस वाले अमाउंट को आप जो है उसका क्रेडिट ही एंजॉय करोगे। और अगर दूसरी तरफ इसकी कोरोलरी क्या होगी कि अगर आपने जो है इसका जो है वो इसको कैपिटलाइज कर दिया है एसेट में, तो फिर आप इसका जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करोगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो, यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो और यहाँ फिर जो है आप जो है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, क्योंकि जब आपने कैपिटलाइज कर दिया तो फिर डेप्रिसिएशन मिलेगी ना, तो दोनों बेनिफिट आप नहीं ले सकते। क्लियर है जी? क्लियर सर। पॉइंट नंबर Yep. 9 क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 10 जो है सब्सिडी और ग्रांट और रीइंबर्समेंट। आपको ये जो सब्सिडी ग्रांट और रीइंबर्समेंट है ये अमाउंट माइनस करके ही कैपिटलाइज करना है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। आपको जितना पैसा आपने खुद खर्चा है डेप्रिसिएशन उसी पे क्लेम करनी है। अगर आपको सब्सिडी ग्रांट ये रीइंबर्स हुई है
तो वो वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करोगे। क्लियर? Yes, sir. Now, if the asset is acquired outside India by an assessee being a non-resident and such asset is brought by him to India, क्या था, ये भूल गया। इसको पॉइंट को पार्क कर लो, मेरे को एकदम से ये याद नहीं आ रहा है, मैं आज नोट्स देखे नहीं थे अपने, तो ये वाले पॉइंट जो है मैं आपको आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट क्लास, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं समझाता हूँ आपको। If the asset is acquired outside India by an assessee and he is a non-resident and such asset is brought by him to India, तो इसमें बेसिकली जो मुझे हल्का सा याद आया है वो तो यही है कि आप ऐसे ट्रीट करोगे जैसे बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग में जैसे डेप्रिसिएशन आप जो है वो रिड्यूस कर लेते होते हो ऑन नोशनल बेसिस, यहाँ पे भी आप नोशनल बेसिस पे एसेट को जो है रिड्यूस कर लोगे, बट स्टिल आई विल चेक एंड क्लैरिफाई एंड देन गेट बैक टू यू। इसके ऊपर हम डिबेट भी कर सकते हैं, आप खुद पढ़ के आना, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। कैपिटल एसेट ऑन विच द डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 35 AD। 35 AD जो आपकी डिडक्शन हुई दैट इज रिलेटेड टू योर साइंटिफिक एक्सपेंडिचर, तो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर पढ़ते हुए इसको हम साथ में करते हैं। साइंटिफिक एक्सपेंडिचर का जो रिडक्शन है आपको 100% साथ ही साथ मिल जाता है, एक बार हल्का सा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर फर्दर मोर क्लैरिटी एक बार वो पॉइंट जब आ जाता है तो उस टाइम इस सेक्शन 32 को हम साथ में रिविजिट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अभी तक हमने नहीं समझी है, वो एक बार हम समझ लेते हैं। आप लोगों ने पहले बीकॉम करते हुए कहीं पे हल्की फुल्की देखी है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी? इट इज नॉट द नॉर्मल टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमने जो है ग्रेजुएशन में 11th 12th में अकाउंट्स में सीखी है, वो वाली डेप्रिसिएशन नहीं है। जो बीकॉम में अकाउंट्स में सीखी है वो नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है, इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन है, तो उसको एक बार हम हल्का सा देख लें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मींस ये क्वेश्चन ही है, ये इलस्ट्रेशन एक बार करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी as on 1st April 2023, written down value as on 31 March 2023 after reducing depreciation for the previous year 22-23 is 30 लाख रुपीस। 30 लाख रुपए के हमारे पास जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के एसेट्स पड़े हुए हैं। हमारे पास 4 तरह की प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, 5 तरह की हो सकती है, वो सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 30 लाख रुपए है एज ऑन 1 अप्रैल 2023। अब हमने जो है वो नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, दैट वाज परचेज्ड एंड पुट टू यूज। अब इसमें जो है वो मतलब परचेज डेट रेलेवेंट नहीं है, पुट टू यूज वाली डेट जो है वो रेलेवेंट है। पुट टू यूज वाली डेट क्यों रेलेवेंट है? हमने एक पॉइंट जो है वो ये देखा था कि एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज, तो उसके ऊपर हम 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ये एक पॉइंट जो है ये हमने ये इस स्लाइड में देखा था, ये वाला स्लाइड जो है ये पॉइंट ये वाला जो था, the asset should actually be used by the assessee for the purpose of his business during the previous year, and the asset previous year if the asset used is for less than 100 means the asset should actually be used by the assessee for the purpose of his business during the previous year if the asset used for less than 180 days, and if the asset is not used exclusively for business alone, इन दैट केस जो है आप जो है वो पार्शियल डेप्रिसिएशन ही लोगे। यहाँ पर एक जो पॉइंट है इसका वो अगर इसको मैं कंप्लीट इसी जगह पे करूं तो इफ द एसेट इज यूज्ड, ये 2 पॉइंट्स कवर होंगे इस वाले पॉइंट के साथ, ये बी वाले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट जो हुआ, इफ द एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, तो आप जो डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे दैट विल बी 50%। डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड विल बी 50%। मींस आपको अगर 15% की डेप्रिसिएशन मिल रही है तो 15% की जगह आप 7.5% की डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे उस साल की। अगर आपकी डेप्रिसिएशन जो है आपने कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन 40% होती है, आपको 40% की नहीं 20% की डेप्रिसिएशन मिलेगी,
if the assets have been used for less than 180 days, अगर assets का यूज जो है वो 180 दिन से कम है तो। और दूसरा वाला जो पॉइंट है इसमें, अगर आपने एसेट को एक्सक्लूसिवली बिजनेस में ना यूज करके अपने पर्सनल यूज में भी यूज किया है, मींस आपने उससे पर्सनल काम भी किया है, एक कंप्यूटर ही हो सकता है 1 मिनट के लिए, या कार भी हो सकती है, तो अगर एसेट आपने डिवाइड करा हुआ है बिटवीन पर्सनल यूज एंड बिजनेस यूज, तो आपको जो है एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि मेरा जो यूज है वो किसके लिए कितना परसेंटेज है। आप सीधा सीधा कहते हैं कि मैं 60% जो है वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, 40% जो है वो पर्सनल यूज कर रहा हूँ, तो आप डेप्रीसिएशन जो है वो गिवन रेट की खाली 60% ही चार्ज करोगे। यानी कि आपकी डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 15% की है, आपने कार जो है वो पर्सनल यूज में भी 40% लेकर आया, तो अब आपको कार के ऊपर जो डेप्रीसिएशन मिलेगी दैट विल बी ओनली 9%। 9 कैसे आया? 15% का 60% जो है वो 9% होता है, 15 छिक्का 90। ठीक है जी। ये जो पॉइंट बी जो मैं उस दिन जो है वो हल्का सा छोड़ता हुआ चला गया था, क्योंकि उस टाइम उसका राइट पॉइंट नहीं आया था समझाने का, वो मैं अब समझा रहा हूं आपको। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब हम वापस आ जाते हैं जहां पर हम जो है इसको गैलप करते हुए वापस आए थे। तो दैट पॉइंट स्टेट्स, क्वेश्चन जो कर रहे थे हम, एक मिनट जरा होल्ड करना यार। के साथ ही चल रही हैं अभी तक। चलो ठीक है। ओके गाइस, आई एम बैक। हम बात कर रहे थे अब यहाँ पर जो है न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2023। तो 8 जून 2023 को ये तो 180 दिन से ज्यादा हो जाते हैं ये, तो यहाँ 20 लाख जो है वो आपका स्कॉट फ्री निकलेगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन पूरी लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट केस आ जाता है हमारा न्यू न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2023। अब जो एसेट आपने 15 दिसंबर 2023 को यूज में लानी शुरू करी है, वो आपकी 31 मार्च 2024 आते आते तक, फाइनेंशियल ईयर जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, तो इसको जो है वो लेस देन 180 डेज हुए होंगे, राइट? फिर उसके बाद जो कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमिसेस ऑन 2 जनवरी 2024 है, इसको भी लेस देन 180 डेज ही हुए होंगे। ये दोनों एसेट्स जो हैं ये 180 दिन से कम में रह जाएंगे, मींस ये वाला भी और ये पॉइंट एसेट नंबर 3 भी और एसेट नंबर 4 भी। हमने करना क्या है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन and additional depreciation for the assessment year 24-25 if Mr. X has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC. Assume that all the assets have been purchased by way of account pay check only. अब हम जो है वो वापस एक बार चीज रिविजिट करते हैं। वो रिविजिट हमने करना था पॉइंट एडिशनल डेप्रिसिएशन का, इस पॉइंट को भी हम स्किप करते हुए चले गए थे, तो वापस एक बार एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। क्या था?
गिव मी अ मोमेंट, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। फिलहाल क्लास में क्यों है, बंद हो गई की हो गया? सर मेरा एक फोन आया हुआ है, मैं जरा कॉल पे हूँ। क्लास चल रही है? हाँ क्लास चल रही है सर, मेरा एक फोन अच्छा, आया था, मैं उन्हें कॉल बैक कर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वापस। कैन यू हियर मी सर? हेलो, आई एम बैक। सॉरी आई वाज ऑन अ कॉल। मेरी आवाज आ रही थी? मैंने बीच में डिम्यूट करके बोला था Yes, कि मैं कॉल पे हूँ। यस सर। एम आई yes, sir. ऑडिबल? मैं सुनाई दे पा रहा हूँ अभी? यस सर। Okay, sir. हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे थे ये वाले पॉइंट्स जो हैं। तो अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम एक बार देखते हैं कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस हो गया, दैट इज स्प्लिट विंडोज।
एक सेकंड, यहाँ डिस्टरबेंस है, मुझे जगह भी चेंज करनी पड़ेगी यार। फिर मैं व्हाट्सएप पर अपना लेटर तो देखो, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारी जो है हमारा जो अगर क्वेश्चन हम देखें तो इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, कि आपकी जो मशीनरी है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज एज ऑन 1 अप्रैल 2023, ये जो वैल्यू है ये 30 लाख रुपए की है। अब हमारी जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 23 है, वो मशीनरी हमारी जो है ये आ गई एसेट्स परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ये एसेट्स जो आपकी परचेज हुई हैं, फर्स्ट एसेट परचेज इज ऑफ 20 लाख रुपीज, जिसके ऊपर आप पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये आपकी एसेट है जिसके ऊपर 20 लाख रुपए के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये 30 और 20 50 लाख हो गई। इसके बाद जो दूसरे एसेट्स आपने परचेज किए हैं, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। एक आपकी 180 दिन से कम की जो एसेट यूटिलाइज हुई है, दैट एसेट्स वैल्यू इज ₹8 lakhs। ये 8 लाख रुपए के एसेट्स आपने ये वाले खरीदे हैं, ये एडिशनल हैं। उसके बाद आपने जो है ये प्लांट एंड मशीनरी जो है, कंप्यूटर जो है वो खरीदा है, मींस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। बेटा म्यूट कर लो, पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है किसी के यहाँ से। सर ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, जरा म्यूट करो। कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज जो आ गया आपका, दैट इज ऑफ द ट्यून ऑफ ₹3 लाख रुपीज, और ये भी जो है ये भी लेस देन 180 डेज यूज हुआ है। तो आपकी जो टोटल ब्लॉक ऑफ एसेट जो बना, अब ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट है, एक तो ये 3 लाख रुपए का इसका ब्लॉक ही अलग है। ये जो 3 लाख का एसेट है, दिस विल बी डेप्रिशिएटेड एट ए डिफरेंट रेट। जो इसका रेट है वो 40% या 60% होएगा, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। हमारे पास ये 3 एसेट्स हैं जो एक सिंगल ब्लॉक में आते हैं। हम इसको जो है 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे, मींस एक की एसेट वैल्यू जो है, 1 मिनट के लिए हम कंप्यूटर जो है इसको हटा ही देते हैं। यहाँ से कंप्यूटर मैंने एक बार को डिलीट कर दिया, तो मेरे जो टोटल एसेट्स बने जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन मेरे को चार्ज करनी है, इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, आपको क्वेश्चंस में दिया होगा, इस इलस्ट्रेशन में हमने लिया नहीं है। इस एसेट्स के ऊपर जो डेप्रीसिएशन है, ये प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ये 15% के हिसाब से चार्ज करने हैं। तो ये 15% जो डेप्रीसिएशन निकल कर आएगी इस क्वेश्चन में, वो 58 लाख हमारी टोटल एसेट की वैल्यू बनी। जो डेप्रीसिएशन 15% की चार्ज होगी, दैट विल बी ऑन 15% ऑन ₹50 लाख। 50 लाख रुपए के ऊपर जो है वो 15% चार्ज होगी, और 7.5% मीन्स 1/2 ऑफ 15% ऑन ₹8 लाख होएगी। तो 50 लाख के ऊपर 15% कितनी होगी? 7.5 लाख। और इसके ऊपर कितनी बनी? 8 लाख के ऊपर 15% कितनी हो गई? 1,20,000, और उसका आधा हो गया 60,000। तो हमारी जो टोटल डेप्रिसिएशन माइनस होकर आएगी, दैट विल बी 8,10,000। आपकी जो टोटल डेप्रिसिएशन माइनस होएगी वो 8.10 लाख होएगी।
और अब जो है अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो दैट वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 58 lakhs minus 8.10, so that 58 lakhs minus 8.10 कितना हो गया? 49.9 lakhs जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू बन गई अगर हमने उसकी डेप्रीसिएशन माइनस कर दी 15% वाले एसेट की। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ये 15% वाला एसेट मैंने क्या किया है इसका? यस सर, क्लियर। एब्सोल्युटली, किसी को कोई डाउट नहीं? क्लियर है सर। क्लियर सर। सर एक अब डाउट है मैं कि ਜਿਹੜੀ हाँ जी ਐਸਟ बोलो। ਸਰ ਐਸਟ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨੇ ਵਾ ਸੀ। हाँ, फाइनेंशियल ईयर है ना पूरा का पूरा। अच्छा जी। हम जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो प्रीवियस ईयर की निकालते हैं। प्रीवियस ईयर जो है आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया ना, तो प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन में भी हमें वो यही चीज बोल रहा है, क्या कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अब असेसमेंट ईयर 24-25 बोल रहे हैं तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 23-24 हो गया। अब प्रीवियस ईयर 23-24 कहां खत्म होगा? वो 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। अब यहां तक हमने जो पॉइंट निकाला है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाला निकाला है। अभी हमने डेप्रिसिएशन एक तो कंप्यूटर की नहीं निकाली है, और दूसरा हमने डेप्रिसिएशन अभी जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की कुछ बात कर रहा है, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन को हमने टच नहीं किया है। वी आर टू टच बेस दीज थिंग्स, इसको अभी हमने समझा भी नहीं है। एक तो कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, तो इसको जो है हम थोड़ा सा नीचे ऊपर और ले जाते हैं। ये जो अपनी वर्किंग हमारी हुई हुई थी, तो हमारी जो है कंप्यूटर वो वाला जो था वो 15% वाला एसेट था। कंप्यूटर हम 1 मिनट के लिए प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो 60% वाला कंप्यूटर है, जिसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 60%। इन द एग्जाम कैटेगरिकली ये डेप्रिसिएशन का रेट आपको दिया होगा, एक 15% दिया होगा, एक 60% या 40% दिया होगा। तो उसका मतलब है कि आपके दो अलग अलग ब्लॉक ऑफ एसेट्स हो गए प्लांट एंड मशीनरी के। आपको एक ब्लॉक जो कंसिडर करना है वो उसकी होमोजेनिटी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन से है। आपकी कार और आपकी प्लांट एंड मशीनरी दोनों 15% से है तो वो एक ही ब्लॉक में आ जाएंगे। आपका फर्नीचर 10% पर है तो वो दूसरा ब्लॉक हो जाएगा। आपका एक प्लांट जो है वो 40% पे है तो वो तीसरा ब्लॉक हो जाएगा। आपकी बिल्डिंग एक 5% पे है तो वो चौथा ब्लॉक हो जाएगी। 10% पे है तो वो पांचवा हो जाएगी। 40% पे है तो वो उसके बाद सिक्स्थ ब्लॉक हो जाएगी। तो आपका जो ब्लॉक अलग अलग करने का तरीका है वो सीधी सीधी परसेंटेज ही है। अब आपने एक कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है कितने का? 3 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा था। कंप्यूटर पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ क्या रेट होगा? बोलो। सर 30%। वेरी गुड। सीधा सीधा 90,000 रुपए की डेप्रिसिएशन होगी उस पे। अगर 60 होता तो 1,80,000 था, बट 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2 का रेट होना है। तो ये जो है ये डेप्रिसिएशन आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू कंप्यूटर की बनेगी एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 2,10,000। 31 मार्च 2024 को ये 2,10,000 की बनेगी। ठीक है जी। तो कंप्यूटर की हमारी जो है रिटर्न डाउन वैल्यू वो यहां पर आकर खत्म हो जाती है। अब हम वापस आ जाते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन पे। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन सबसे पहले जो है वो आपको ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर नहीं मिलनी है। एडिशनल डेप्रिसिएशन के पॉइंट्स जो हैं वो पता नहीं इस नोट्स में मुझे कहीं दिखे नहीं, कहीं मेरी स्लाइड एक आधी ऊपर नीचे हो गई है, बट सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू एडिशनल डेप्रिसिएशन आर जो आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, office equipments are not eligible for एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो आपको कंप्यूटर के ऊपर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो खाली फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज में मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल in the first year of use
ओनली। अब फर्स्ट ईयर ऑफ यूज में कब मिलेगी? अगर आपका एसेट जो है वो अगर 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है तो फर्स्ट ईयर में ही मिलेगी। अगर आपका एसेट जो है वो फर्स्ट ईयर में 180 दिन से कम यूज हुआ तो फिर आपको वो डेप्रीसिएशन 2 सालों में मिल जाएगी। आपको आधी डेप्रीसिएशन जो है वो इस साल मिल जाएगी एडिशनल डेप्रीसिएशन, और आधी डेप्रीसिएशन आप अगले साल क्लेम करेंगे। ये डेप्रीसिएशन जो है दिस विल बी एट द रेट ऑफ this additional depreciation will be at the rate of 20% per annum। 20% के हिसाब से मिलेगी और खाली फर्स्ट ईयर में मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलनी है आपको। मींस ये 20% की डेप्रीसिएशन जो है वो आपको पहले ही साल मिलेगी। अगर एसेट 180 दिन से कम इस्तेमाल कर रहे हो तो 10% की मिल जाएगी इस साल, और 10% की आप अगले साल ले लो। और अगर एसेट आपने 180 दिन से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तो आप जो है वो पूरे 20% की ले सकते हो। अब मजेदार बात यह है कि अगर आपका एसेट 180 दिन के लिए इस्तेमाल हो गया, मींस इट्स अ क्लॉज दैट इट शुड बी in order to avail the full depreciation the asset must be put to use for 180 days। 180 दिन अगर एसेट इस्तेमाल हो गया तो आप पूरी डेप्रीसिएशन ले सकते हो। 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ तो फिर आप आधी डेप्रीसिएशन ले सकते हो। आधी डेप्रीसिएशन आप कब तक ले सकते हो? अगर आपने एसेट खाली एक ही दिन इस्तेमाल किया है तो भी आपको आधी डेप्रीसिएशन मिलती है। आपने एक कार जो है वो 31 मार्च को खरीदी तो आप घर जाओ, पूरी की पूरी में जो हाफ द डेप्रीसिएशन 31 मार्च वाले दिन भी आपको मिल जाएगी कि आपने एसेट जो है वो यूज किया, कायदे से आपने सिर्फ एक दिन के लिए यूज किया है। बट जो स्टैट्यूट है वो पड़ेगा कि एसेट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, ओके गो फॉर डेप्रीसिएशन। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन ले लो, 50% के रेट से ले लो। तो अब आप जो है कई बार जो है अप्रिशिएट कर पाओगे कि 31 मार्च मींस ये इस महीने जो है वो कारों की एडवर्टाइजमेंट निकलेगी कि टेक द डिलीवरी ऑफ कार बिफोर 31 मार्च एंड अवेल डेप्रीसिएशन बेनिफिट्स। वो इन डेप्रीसिएशन बेनिफिट्स को लेने की बात कर रहा है न्यूज़पेपर में कि आपको डेप्रीसिएशन बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट आपको बड़ी कॉमन दिखेगी मार्च के महीने में। ये डेप्रीसिएशन के बेनिफिट्स की जो डेफिनेशन है ये आपको मार्च के महीने में दिखती है और फिर सितंबर के महीने में दिखती है। सितंबर में वो आपको कार बेच रहे होते हैं कि आप कार इस महीने ले लो और 100% डेप्रीसिएशन क्लेम कर लो। मार्च में वो बेच रहे होते हैं कि खाली आज इस महीने कार ले लो और 50% डेप्रीसिएशन क्लेम करो। जब आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते हो तो आपका जो इनकम टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। आपका डेप्रीसिएशन माइनस होता है ना प्रॉफिट्स निकालने के लिए, तो इसलिए वो आपको जो है वो ये चीज बता रहे होते हैं। स्लाइड दिख नहीं रही होगी, मैं भी कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर कंप्यूटर से हटा और दुर्घटना घटी। विजिबल तो विजिबल है, नहीं होगा विजिबल। एक सेकंड, शेयर वीडियो। ये क्या दिखा रहा है? स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नहीं सर। शेयर स्क्रीन, अच्छा शेयर स्क्रीन विद ऑडियो। अब विजिबल होगी? यस ठीक सर। है जी। सो एडिशनल डेप्रीसिएशन विल बी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अब जो 3 पॉइंट्स के बाद चौथा पॉइंट जो हो गया इसमें एडिशनल डेप्रीसिएशन का, वो चौथा पॉइंट हुआ हमारा कि ये जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है ये आपको तभी मिलेगी। एडिशनल डेप्रीसिएशन इज अवेलेबल ओनली इफ the assessee is under alternate tax regime। अगर assessee जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है, तो उसको ये एडिशनल डेप्रीसिएशन वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब हम वापस सवाल पर आ जाते हैं कि अब हमारी जो डेप्रीसिएशन है वो कैसे कैसे कैलकुलेट होनी है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो पॉइंट्स बचे हुए हैं
वो हैं कि आपको एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलनी थी। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसकी मिलनी थी? एडिशनल डेप्रिसिएशन में ये पॉइंट नंबर 2 जो था, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2023। तो इस 20 लाख रुपए के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलनी है एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन 20 लाख कितनी होएगी? फोर लाख 4 लाख रुपए की एडिशनल डेप्रिसिएशन एक मिलेगी। दूसरी डेप्रिसिएशन आपको कौन सी मिलेगी इसमें हमारे को? ये जो आपने जो दूसरी मशीनरी खरीदी है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2023, ये 8 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, इसके ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन रुपीज 8 लाख, ये कितनी मिलेगी बेटा? 10%। 10%, 80,000। तो ये 4,80,000 रुपए की अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलनी है। कंप्यूटर पे हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? बताओ। 30,000। कंप्यूटर पे हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलनी है, क्योंकि कंप्यूटर हमको बड़ा क्लियरली बताया गया कि हमने ऑफिस यूज के लिए लिया है। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन दी ऑफिस प्रीमिसेस, तो ऑफिस प्रीमिसेस के लिए कंप्यूटर लिया है, इसलिए उसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन नहीं मिलनी है। ठीक है जी। अगर यही कंप्यूटर हमारा जो है वो फैक्ट्री में लगा होता तो देन यू वर राइट, उसके ऊपर हमको 20% डेप्रिसिएशन मिलनी थी, और क्योंकि ये 180 दिन से कम है तो इसलिए 30,000 रुपए मिलती। 30,000 मीन्स 20% 60,000 होता है और 10% जो है वो 30,000 होता है। तो आपकी मैथमेटिक्स तो ठीक है, मगर अभी जो 1.10 मिनट 5 मिनट पहले बताया उसको आप जो है अभी याद नहीं कर पाए, इस वजह से ये गलती हो गई। ठीक है जी। कंप्यूटर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो ऑफिस यूज के लिए है। वही ऑफिस यूज ना होकर अगर फैक्ट्री के यूज के लिए होता तो फिर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलती। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया जी एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला। यस सर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि if Mr. X has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन कब तक मिल रही है? जब तक जो है आप 115 बीएससी से दूर है। अगर आपने 115 बीएससी को आलिंगन दे दिया, आपने अगर 115 बीएससी के साथ आप आ गए, तो अब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। If you are in default tax regime, no additional depreciation। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कब? जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में। कोई रूम ऑफ डाउट, कोई इस क्वेश्चन में कुछ कोई पॉइंट ना समझ में आया हो? क्लियर क्लियर सर। गाइस? अब हमारा यस जो सर, है क्लियर। अब हमारा जो है अभी जो है डेप्रिसिएशन की स्टोरी जो है वो 60-70% हमारी क्लियर हो गई है। अभी 10-20% अभी भी बची है। अब इसमें जो चीज बची है वो हमारी जो है वो एक कैलकुलेशन होती है रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स एंड रिलेटेड टू कि आपका जो एसेट है वो अगर हम पूरा ही बेच दें तो क्या होगा। मीन्स ये अब जैसे हमारी अगर हम वापस आ जाते हैं इस स्टोरी लाइन पे ऊपर आ जाते हैं, तो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगी। मीन्स अब हम बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर हमने बनाया था 49,90,000 रुपए प्लांट एंड मशीनरी का, ये हमारी डब्ल्यू बची थी। अब ये डब्ल्यू अब कितनी हो गई जब हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगा दी? तो 49.9 lakhs लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने की हमने करी है कैलकुलेट? 4,80,000 रुपए की। तो हमारे पास जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 45,10,000 रुपए की है।
ठीक है जी। और इस 45,10,000 रुपए में हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी ओल्ड मशीनरी थी, एक थी हमारी ओल्ड मशीनरी, दूसरा नंबर की जो थी वो हमारी मीन्स एक सेकंड मशीनरी हो गई, और तीसरी मशीनरी हमारी थर्ड मशीनरी होगी। हमारे पास 3 मशीनें हैं इन टोटलिटी में, जिसकी वैल्यू 45,10,000 रुपए है। और ये 45,10,000 रुपए की वैल्यू जो है ये हमारी है कब? 31 मार्च 2024 को। अब हमारा जो है अगला साल चढ़ गया, और अगले साल में हमने जो मशीन नंबर 1 थी, वो मशीन हमारी जो है वो 40 लाख रुपए में बिक गई। वी सोल्ड द मशीन फॉर 40 लाख रुपीस। 40 लाख की हमने एक मशीन बेच दी। जो बाकी 2 मशीनें हैं ये वाली, ये एज इज पड़ी हुई हैं मेरे पास। पहली वाली मशीन हमने 40 लाख रुपए में बेच दी है। तो अब जो आपको नेक्स्ट ईयर जो डेप्रीसिएशन क्लेम करनी है, दैट विल बी हाउ मच? 45,10,000 माइनस 40 लाख। तो ये वाली जो हमारी जो वैल्यू बची वो बची 5,10,000। तो अगले साल आपको डेप्रीसिएशन जो मिलेगी वो इस 5,10,000 रुपए के ऊपर होगी। वो 5,10,000 रुपए की डेप्रीसिएशन कितनी कैलकुलेट होगी, जरा कैलकुलेट करके समझा दो। 15% ऑफ 5,10,000 कितना हुआ? 76,500। 76,500। सो एक मिनट को हम मैथमेटिक्स को साइड में रखते हैं, 0.76 कर देते हैं। अब कुछ एडिशनल डेप्रीसिएशन इसमें हमने करनी है। कितनी होगी एडिशनल डेप्रीसिएशन अगर करनी है तो? 20%। कादी 20% क्यों? और अगर 20% कादा 20% ऑफ दिस अमाउंट जो बचिया है तो 5,10,000 का 20% कह रहे हो? फर्स्ट टिप्पा मारना की बहुत है। बैकग्राउंड नॉइस बंद करो प्लीज। आप म्यूट पे चले जाइए, जो पीछे बात हो रही है। अच्छा 12 वीक फॉर्म लगता है। अच्छा सर थोड़े बैकग्राउंड नॉइस है, ये प्लीज म्यूट कर लो। नया नंगल चैप्टर नहीं पढ़ना थी होगी काता कर दी क्या तो क्या मैंने। अरे यार हाँ जी। यार पता कानू पुछ रहे कि भाई क्या ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਉਸੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੱਟੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਵੇਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। हेलो ਆਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर आप म्यूट कर लीजिए नहीं प्लीज। बात का ये आई मीन वो थोड़ी करना उससे चाहिए होता है ना मुझे यार। हाँ पर ना ओके एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा किस पे निकलेगी? वो यार ये तो अपने थोड़े से पाल देना वो ये कर लो हो सकता है। हेलो एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा बताओ ना किस पे निकलेगी? एक्चुअली मैं कितना हमने ना मेरे एक अच्छे मशीनरी रखी हुई थी ना जिसपे 10% की डेप्रिसिएशन निकाली थी पिछली बारी। ये 8 लाख के ऊपर 20% की जगह जो है वो हमने 10% की डेप्रिसिएशन ली थी एडिशनल। क्यों ली थी? क्योंकि ये 180 दिन से कम यूज हुआ था एसेट। अब इसके ऊपर जो बची हुई 10% की डेप्रिसिएशन है वो इस साल लेंगे ना हम। यस सर। नहीं नहीं गल समझ में आ रही। नहीं गाल सर अल्लाह बात ले तेरी कंपनी से इतना मतलब कि यार जेल भी सी ना यार इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हम, ये जो शोर मचा रहे हैं पीछे। हाँ जी हेलो सर आपका बीच बीच में जो है आप डिम्यूट करके बात करते हैं, प्लीज मत करिए वो। हाँ जी हो गया म्यूट। अब बताओ ये पॉइंट जो 0.8 वाली जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये पॉइंट याद आया है या नहीं आया? यस सर।
बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही बेटा, एक तेरी आ रही है बस, बाकी ना किसी ने। सर आ गया समझ हुन। अगर थोड़ा ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ? यस सर। यस सर। ਤੇ ਇਹ 0.8 ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਲੀ, ਜਿੰਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਫ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, this will be the depreciation that will be chargeable this month, this year। तो वो बची हुई डेप्रीसिएशन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ 5,10,000 ਤੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ XYZ ਕੋਈ ਐਲਜਬਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਐਸੈਟ ਵਿਕ ਗਈ ਉਹ ਐਸੈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਐਸੈਟ ਬਚੀ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮਡ ਕਿ ਫੀਫੋ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਵਿਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਫ ਦਿਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੰਬਰ 3 ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੋਲਡ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਲੇਮ दैट ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ? यस सर। नेक्स्ट Yes, पॉइंट sir. जेड़ा आ जाएगा वो आएगा, दिस वाज हाइपोथेसिस नंबर 1, ए हाइपोथेसिस 1 सी। हाइपोथेसिस नंबर 2 जेड़ा है दैट बिकम्स लाइक कि तुसी जेड़ी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥेसिस ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 45,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਸੈਟ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਐਟ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ। WDV is 45.1 lakhs। The machinery that we actually sold was first machinery, and that first machinery was sold for 50 lakhs। वो 50 लाख की बिक गई। अब जब वो मशीनरी 50 लाख की बिकी तो आपकी WDV कितनी हो गई? मींस जिसके ऊपर अब आपने डेप्रीसिएशन करनी है वो 0 हो गई। तो नो डेप्रीसिएशन दिस ईयर देन, कोई डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगी आपको, अब कोई एडिशनल नहीं, कुछ नहीं, डेप्रीसिएशन का क्लॉज चैप्टर बंद हो गया, क्योंकि अब आपकी मशीनरी की वैल्यू ही 0 हो गई है, प्लांट की वैल्यू ही 0 हो गई है। रादर आपने ये जो 45,10,000 माइनस 50 लाख रुपए हैं, ये आपको कायदे से 4,90,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल मींस ये आपको कैपिटल गेन लगाया है। you are going to actually be charged of the taxes related to capital gains। आपको कैपिटल गेन्स देने पड़ेंगे, कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट्स। जो डेप्रीशिएबल एसेट्स है उसको बेचने के मींस उसको बेच के आपको मुनाफा लगा है, उसके लिए आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। और ये कैपिटल गेन टैक्स जो होगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। यहां पर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता है। ये हम याद करेंगे, रिकॉल करेंगे जब हम कैपिटल गेन्स का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एज ए गुड टैक्स प्लानर आप कभी भी ये कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना चाहोगे। आप क्या करोगे, ये 4,90,000 रुपए के ऊपर टैक्स बचाने के लिए आप 5 लाख रुपए की एक मशीनरी और खरीद लोगे। जब 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीद लोगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन बिफोर डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगी? अभी डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज करी है, बट फिर भी आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी है वो 0.1 लाख हो जाएगी। 5 लाख इसमें मैं ऐड कर दूं, मींस ये 45,10,000 से शुरू हुआ। 45,10,000 रुपए में मैं ऐड करूं मशीनरी परचेज कितनी की? 5 लाख रुपए की, तो ये हो गया 50,10,000। और मशीनरी सोल्ड कितने की? 50 लाख की। तो मेरे पास जो ब्लॉक ऑफ एसेट बचे वो कितने के बचे? 0.1 लाख के। 0.1 लाख जो है ये 0.1 है, 0.110 नहीं, 0.1 लाख के। अब मैं इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा। जो डेप्रीसिएशन मेरी होगी, अगर ये मैंने एसेट खरीदी ही मार्च के महीने में है तो मेरी एसेट के ऊपर जो डेप्रीसिएशन होगी वो किस रेट पे होगी? एसेट मैंने मार्च में खरीदी है, मार्च 2025 में खरीदी है, तो अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन जो मिलेगी वो मिलेगी एट द रेट ऑफ 15%।
डिवाइडेड बाई 2 मींस 7.5% के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके इस बुक को मैं क्लोज कर दूंगा, मैं कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं दूंगा। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है? यस यस सर। सर। अब यहाँ पर हम जो है रुकेंगे और अगली क्लास जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे कि अगर आपका एसेट जो है दैट सीजेस टू एग्जिस्ट, एसेट खत्म हो गए मगर अभी बुक्स में डेप्रिसिएशन कंप्लीट नहीं हुई, मींस वो भी एक केस हो सकता है ना, बट उसको जो है हम थोड़ी तवज्जो के साथ आगे पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस क्या है? दैट इज हाइपोथेसिस नंबर 3। हाइपोथेसिस 3 क्या बना आपका कि आपके पास एसेट थे कितने के? 45,10,000 रुपए के थी आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू, और आपने यहां पर तीनों मशीनें बेच दी। यू सोल्ड ऑल दी 3 मशीन्स एंड द मशीन्स वर सोल्ड फॉर 40 lakhs। 40 लाख रुपए की आपकी तीनों मशीनें खत्म हो गई। अब आपके पास जो है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी एल्जेब्रिकली और मैथमेटिकली जो है वो तो 5,10,000 रुपए बनती है, मगर आपके पास एसेट ही नहीं बचे। जब एसेट ही नहीं बचे तो अब आप उसकी डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते ना, जब फिजिकल एसेट ही नहीं है तो। जब एसेट नहीं तो डेप्रिसिएशन किस बात की? तो ये मतलब इसको इस पॉइंट को भी खत्म करते हैं क्योंकि छोटा सा ही पॉइंट है, इसको आगे और क्लैरिटी देनी होगी तो हम दे लेंगे। ये 5,10,000 रुपए जो है, जैसे आपको वहां पर उस टाइम गेन हो रहा था, तो यहां पर ये जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज हो गई कि योर एसेट्स सीज टू एग्जिस्ट, बट उसकी बुक वैल्यू अभी बची हुई है। तो जो बुक वैल्यू बची हुई है दैट बुक वैल्यू स्टैंड्स एज ए लॉस टू यू। उस लॉस का जो है आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो उन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ इन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। होप इट इज क्लियर, यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से हम जो अगली यस बार सर। पढ़ेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है, जो ये कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस होते हैं इसमें से कुछ बैलेंसिंग चार्ज वगैरह बोलते हैं, उसको खत्म करके हम आगे पीजीबीपी का चैप्टर अपना आगे बढ़ाएंगे। डन? यस सर। चलो गुड, थैंक यू सो मच, वी एंड द क्लास थैंक यू। हियर।